हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा था 50 क्वेश्चन हमने जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि इस सब्जेक्ट के जो है वो 100 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगी, जो भी आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से मैं आप लोगों को बता दूं, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को बेशक देखने को ना मिले। आपको पता है कि आपके एग्जाम में जेबीटी कमीशन की अगर हम बात करें तो आपके एग्जाम में जो है ये चीज़ को किस तरीके से जो है वो बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग बेस पे पूछा जा रहा है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है कि ये वाली चीज़ दी है तो दी किसने। मैं नहीं बोल रही हूँ कि वैसा नहीं आता है, आता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन वैसे हैं अंडरस्टैंडिंग बेस पे आपकी ज़्यादा चीज़ें, इसीलिए आपका साइकोलॉजी का सारा पोर्शन उन्होंने जो है आपके सिलेबस में डाल दिया है और आपको वो सारा पढ़ने की ज़रूरत है। पीछे भी आप लोगों ने देखा होगा, अगर टीजीटी के क्वेश्चन आप लोगों ने देखे थे अंडरस्टैंडिंग बेस पे थे, चाहे आपका जो है एनईपी से रिलेटेड था, आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड था। ठीक है, तो जितनी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे करवाई जा रही हैं वो इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। अंडरस्टैंडिंग यहाँ से आपकी बन रही है कि आपने चीज़ों को कैसे करना है। और जो है वो कुछ स्टूडेंट का जो है वो मैंने कमेंट देखे तो वो मार्क्स भी अपने साथ में बता रहे हैं कि उन्होंने कितना स्कोर किया, जितने क्वेश्चन हमने जो है वो डिस्कस किए। तो वो बहुत अच्छी बात है कि वो अपने स्कोर बता रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स को भी उससे पता चल रहा है कि उनकी तैयारी कैसी है या उनको कैसे करने की ज़रूरत है। तो अगर इस चीज़ से रिलेटेड अगर आपके पास चीज़ें बन रही हैं एग्जाम में, तो आप आराम से ईजी टू ईजी आप तरीके से जो है वहाँ पे आप अटेंड कर दोगे उन चीज़ों को। ठीक है, तो आज हमारे पास जो है सेकंड क्लास है, इसमें हम जो है वो नेक्स्ट के 50 क्वेश्चन करेंगे, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस सब्जेक्ट के टोटल 100 क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के करेंगे हम आज की क्लास को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर उसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम आज की क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आईसीटी से रिलेटेड, और आईसीटी का आपको पता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास आईसीटी की फुल फॉर्म रहती है। तो जो आईसीटी है, आईसीटी आज अगर आप बात करो, आपका फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, ये सारे क्या हैं, जो तकनीकें हैं, यानी कि जिनकी वजह से आज हमारा जो जीवन है वो थोड़ा सा क्या बन रहा है, बना है, वो आसान हुआ है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से जो हमारे पास ये संसाधन है, जो कि आपके इंटरनेट वाली सुविधाएं हैं, ये सारे आईसीटी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो आईसीटी लर्निंग को कैसा बनाता है, यानी कि आईसीटी हमारी लर्निंग को कैसा बनाता है, कि कैसा बनाता है मीन्स मेक्स लर्निंग फ्लेक्सिबल बनाता है, कि उसकी वजह से आप आराम से चीज़ों को कर पाते हैं। जब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप उस टाइम पे उन चीज़ों को कर पाते हो। या रिजिड बनाता है या फिर लिमिटेड बनाता है, ये क्वेश्चन आपके पास है, या फिर बोरिंग बनाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये उसे फ्लेक्सिबल बनाता है। तो आईसीटी की वजह से, जैसे कि आप इस टाइम पे मेरे सामने नहीं हैं, एक ऑफलाइन कोचिंग आप नहीं ले रहे हैं आप, और ना ही आपको कोई पैसा पे करना पड़ रहा है मेरी क्लास को देखने के लिए, है ना, आप आराम से उस चीज़ को देख पा रहे हो। अब कई बच्चे ऐसे हैं कि वो कोचिंग पे जा रहे हैं तो वो सामने बेशक पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। अब आईसीटी ने हमारे पास जो है ये जो टेक्नोलॉजी है, इसने हमारी इतनी हेल्प की है, आप बहुत दूर दूर बैठे हुए हैं और वहाँ से आप जो है वो पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को। ठीक है, तो इसीलिए वो हम बोल रहे हैं कि आईसीटी जो है वो लर्निंग को क्या बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, लचीला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल लिटरेसी के बारे में। हमने पहले भी बात किया था कि डिजिटल लिटरेसी का अर्थ क्या है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। डिजिटल लिटरेसी मीन्स, अब डिजिटल लिटरेसी का मतलब क्या होता है या इसके वजह से क्या होता है, इसका अर्थ क्या निकल कर आता है। तो डिजिटल लिटरेसी का मतलब है कि आप जो है वो डिजिटली चीज़ों को सीख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब आप टेक्निक का, जो आपकी टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, उसका आप प्रभावी प्रयोग कर रहे हो, इसको हम डिजिटल लिटरेसी बोलेंगे। या गेम को खेल रहे हो, सोशल मीडिया चला रहे हो, टाइपिंग कर रहे हो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डिजिटल लिटरेसी का मतलब होता है कि आप टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से यूज़ करना जानते हो यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आईसीटी से रिलेटेड ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सिलेबस में आईसीटी मेंशन्ड है आपके पास। ठीक है, तो आईसीटी का उपयोग असेसमेंट में किस लिए होता है। हम बोलते हैं कि आईसीटी का यूज़ जो है हम असेसमेंट में कर सकते हैं। किसके लिए होता है, यूज्ड फॉर, या हम ऐसे बोल सकते हैं आईसीटी इज यूज्ड फॉर। तो किसके लिए होती है,
ऑनलाइन अगर आपने असेसमेंट करनी है या आपने रिटन एग्ज़ाम की असेसमेंट करनी है, ओरल एग्ज़ाम की आपने असेसमेंट करनी है, होमवर्क की असेसमेंट करनी है, तो इनमें से किसके लिए जो है आप आईसीटी का यूज़ करोगे असेसमेंट? अगर आपने आईसीटी का यूज़ करना है, तो अगर आप ऑनलाइन असेसमेंट कर रहे होंगे तब आप जो है वो आईसीटी का यूज़ करेंगे या आईसीटी के माध्यम से उस चीज़ का जो है यहाँ पे मूल्यांकन होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईसीटी इंक्लूसिव एजुकेशन को कैसे सपोर्ट करता है? हम कहते हैं कि बच्चों को, एक होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ। इंक्लूसिव एजुकेशन को कहेंगे हम समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या होती है? जहाँ पर सभी बच्चों को जो है एक साथ में एक जगह पर शिक्षा दी जाती है, उसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। अब जैसे मान लो कि कोई बच्चा है जिसको थोड़ा कम दिखता है, थोड़ा कम सुनाई देता है, या वो थोड़ी धीमी गति से जो है वो सीखना शुरू करता है ना, या मतलब तेज़ी से वो ग्रैस्प नहीं कर पाता है चीज़ों को, तो उसको हम बोलते हैं स्लो लर्नर। ठीक है, तो इन सभी बच्चों को और जो नॉर्मल बच्चा है उनको साथ में शिक्षा, जब तक कि उसको बहुत ज़्यादा नीड नहीं है ना आपके स्पेशल स्कूल की, तब तक हम उसको जो है वो साथ में शिक्षा दे रहे हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है? इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, अब जो आईसीटी है वो इंक्लूसिव एजुकेशन को कैसे सपोर्ट करता है, ये क्वेश्चन बोला है, हाउ डज आईसीटी सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो संसाधनों की उपलब्धता है, अगर आप जो एक्सेस है रिसोर्सेज का उसको इंक्रीज करते हो, उनके लिए उपलब्ध करवा रहे हो आईसीटी के माध्यम से, या आप उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बैरियर्स है, आप उनको बढ़ा रहे हो, है ना, इसके थ्रू होता है, या आप उनको इग्नोर कर रहे हो या उनको आप कंट्रोल कर रहे हो। तो आईसीटी इंक्लूसिव एजुकेशन को कैसे सपोर्ट करता है? आप उनके लिए जो है जो रिसोर्सेज है, अगर आप उनको उनके लिए बढ़ाओगे, संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाओगे, तो आप आईसीटी इसके लिए जो आपका आईसीटी है वो सपोर्ट करता है इंक्लूसिव एजुकेशन को। ठीक है, कि जिन बच्चों को संसाधनों की कमी लग रही है, आप संसाधनों को बढ़ाओ, आईसीटी उस चीज़ के लिए जो है वो सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फ्लिप्ड चीज सुना होगा आपने। फ्लिप्ड क्या होता है? जो बदलता रहता है, मतलब, है ना। तो फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है, या इन फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है? घर पर वीडियो कक्षा में चर्चा, मतलब कि जैसे मान लो कि आपने प्रेजेंटेशन बनाई, आपने वीडियो घर पे बना दी, सब कुछ आपने घर पे कर दिया, अब स्कूल पे आके आपको टीचर उस चीज़ के बारे में बता रहा है, डिस्कशन आपकी क्लास में हो रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे यहाँ पे? फ्लिप्ड क्लासरूम कहेंगे, कि आप उसको अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आईसीटी क्रिएटिविटी को क्या करता है? आईसीटी डज व्हाट टू क्रिएटिविटी। तो ये क्या करता है? जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी है, ये आपकी क्रिएटिविटी को कम करता है, बढ़ाता है, या फिर आपका जो है उसको समाप्त करता है, या उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? ये क्वेश्चन है। तो आईसीटी है, वहाँ से आपको डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ मिलते रहते हैं, और उसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी को एनहांसमेंट मिलती है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इंक्रीज करता है आईसीटी आपकी क्रिएटिविटी को। ठीक है, जैसे हम बात कर देते हैं, अगर आपको एक मशीन बनानी सीखनी है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट लोगों के आइडियाज़ वहाँ पे मिल जाएंगे। अब उसके थ्रू आप उनको देख रहे हो, आपको उन सबसे हटकर कुछ काम करना है, तभी तो कर पाओगे जब आपको वहाँ पे कोई चीज़ दिखेगी जो कि लोगों ने किस हद तक चीज़ें बनाई हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आप शिमला में बैठे हैं तो आपको शिमला के लोगों की ही क्रिएटिविटी का पता चल रहा है, आपको वर्ल्ड का सब कुछ पता चल रहा है, और वो हमें फ़ोन पे, लैपटॉप्स पे, कंप्यूटर्स पे सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं, है ना। तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी मेनली हमारी सृजनात्मकता को बढ़ाता है। क्रिएटिविटी का मतलब है सृजनात्मकता। ओके, अब आगे बात करते हैं। लर्निंग रिसोर्सेज आईटी से कैसे होते हैं? लर्निंग रिसोर्सेज थ्रू आईसीटी बिकम। तो जो हम बोल रहे हैं कि ये लर्निंग रिसोर्सेज है, ये संसाधन है, मतलब अधिगम के संसाधन बोलेंगे लर्निंग रिसोर्सेज को। तो आईसीटी से कैसे होते हैं? वो आईसीटी की हेल्प से हमें वो आसानी से मिल जाते हैं, सुलभ होते हैं, उन तक पहुंच इजी हो जाती है, या रेयर होते हैं, दुर्लभ होती है, लिमिटेड होती है, या सीमित होती है। तो जो आईसीटी है, हमने पीछे भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखा था, देखो डायरेक्ट नहीं था लेकिन इसी से रिलेटेड था, वहाँ पे आपको चीज़ों का पता चला होगा। तो लर्निंग रिसोर्सेज आईसीटी से कैसे होते हैं? लर्निंग रिसोर्सेज थ्रू आईसीटी बिकम एक्सेसिबल, सुलभ हो जाते हैं आईसीटी की वजह से। अब आप लोगों को असाइनमेंट बनानी है, तो अब आपके पास बुक्स नहीं है, लेकिन संसाधन आपको कैसे बना रहे? सुलभ हो रहे हैं आपके लिए वो संसाधन, आप इजी तरीके से उस चीज़ को बना सकोगे। कैसे? आप नेट से
क्लास आप कोई भी बुक डाउनलोड कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट तरीके का आप मीडिया वहाँ पे देख सकते हो, फोटोज़ ऐड कर सकते हो, तो वो सारे आईसीटी से हमें हेल्प मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडागोजिक प्रैक्टिस का आधार क्या होना चाहिए? हम बोलते हैं कि पेडागोजी सिखाई जाए, हिंदी की पेडागोजी, इंग्लिश की पेडागोजी, है ना, या आपकी किसी और सब्जेक्ट की पेडागोजी। तो उसका मतलब क्या है? पेडागोजी का मतलब होता है कि आप कैसे बच्चों को समझते हो, उसको समझ को, अंडरस्टैंडिंग को देखने के लिए होती है पेडागोजी। तो पेडागोजी प्रैक्टिस शुड बी बेस्ड ऑन, किस चीज़ के ऊपर होनी चाहिए? बच्चों को पेडागोजी बोलते हैं ना, हमें आपको पेडागोजी का ज्ञान होना चाहिए। एक सब्जेक्ट आपको जो है वो अलग अलग, टीचिंग ऑफ ये आपका हिंदी, टीचिंग ऑफ साइकोलॉजी, इस तरीके से हम बात करते हैं जैसे। तो वो आपको किस चीज़ के लिए? ताकि आपको बच्चों के इंटरेस्ट का पता चल सके, उनकी क्या नीड है उसका आप लोगों को पता चल सके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेडागोजिक प्रैक्टिस शुड बी बेस्ड ऑन लर्नर्स नीड। तो वो बच्चे की आवश्यकता के ऊपर, लर्नर की नीड के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग प्रोफिशिएंसी में कौन सी स्किल जो है वो शामिल होती है? विच स्किल इज इंक्लूडेड इन टीचिंग प्रोफिशिएंसी? हम कहते हैं कि आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए, आपके अंदर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए। तो हम पढ़ाई में, टीचिंग में, शिक्षण में अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपके अंदर कौन सी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, एंगर होना चाहिए, वायस यानी कि आप पक्षपात करें, आप लड़के और लड़कियों के बीच में डिफरेंस करें, या आप स्कूल में काम करने के लिए लड़कों को ही बोल रहे हैं या लड़कियों को ही बोल रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उन्हीं से पूछ रहे हैं, या उन पर गुस्सा कर रहे हैं, या उनको डरा रहे हैं, या डर है। तो कौन सी स्किल आपकी जो है वो टीचिंग प्रोफिशिएंसी में आती है? तो सबसे मेन आपके पास आती है कि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। कम्युनिकेशन स्किल जो है आपकी टीचिंग प्रोफिशिएंसी में शामिल है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अब आपने फीडबैक के बारे में सुना होगा। फीडबैक क्या होता है? आपने कोई गलती की, अब जब आप लोग जो है वो टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, उस टाइम पे आप लोगों को जो है लास्ट में फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि का एक कॉलम दिखता था, आपको फीडबैक देनी होती थी, या आपके जो ग्रुप का इंचार्ज होता था वो आपको फीडबैक देता था कि आपने क्या किया, कितनी कमी कहाँ पे रही, आपने मॉडल यूज़ किया नहीं किया, आपने ब्लैक बोर्ड राइटिंग की नहीं की, फीडबैक उस तरीके से दी जाती थी। तो फीडबैक का प्रभाव किस पर पड़ता है? फीडबैक इम्प्रूव किस चीज़ को? जब आपको फीडबैक मिलती थी तो उससे क्या इम्प्रूव होता था, ये पूछा जा रहा है। तो उससे जो है वो टीचिंग की क्वालिटी में आपके डिफरेंस आता था, या आपको डर लगता था, या आप कंफ्यूजन होता था आपको, या तो स्ट्रेस होता था। तो ऑब्वियसली जब आपको जो है वहाँ पर क्या दी जाती थी? फीडबैक दी जाती थी। तो वो फीडबैक किस चीज़ के लिए होती थी? ताकि आप नेक्स्ट टाइम पे जो है उस चीज़ को सुधार पाओ, यानी कि आपकी टीचिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, टीचिंग क्वालिटी को अच्छा करने के लिए वो चीज़ होती थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग एक कैसा प्रोसेस है? हम कहते हैं लर्निंग जैसे आपकी डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट और ग्रोथ का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना होगा। तो जो डेवलपमेंट है वो लगातार चलता रहता है ना, चाहे उसकी स्पीड जो है वो बीच में धीमी हो जाए, फास्ट हो जाए, वो कोई नहीं जानता है। आपका फिजिकल डेवलपमेंट, आपका मेंटल डेवलपमेंट, आपका सोशल डेवलपमेंट, आपका इमोशनल डेवलपमेंट, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पे बोला है कि लर्निंग कैसी होती है। अब आपको या पढ़ाई ही आपकी लर्निंग नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हो कंटिन्यूटी पे, आपकी जो है यहाँ पे लर्निंग हो रही है, नहीं। आप चाहे एक ये देख रहे हो कि आपको किसी काम को करना है, किस तरीके से करना है, आपको पराठा बनाना है तो उसके क्या क्या मेथड हो सकते हैं, आप वो चीज़ सीख रहे हो, है ना। आपको जो है वो कहीं पर काम करना है, उसको किस तरीके से करना है, आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है, आप उसको किस तरीके से बना रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको उसको सॉल्व करना है, किस तरीके से करना है। तो वो सारी की सारी क्या है, आप कुछ ना कुछ चीज़ों को सीख रहे हो, और उसकी वजह से आपके बिहेवियर में रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस आ रहे हैं। उसी को हम क्या कहेंगे? लर्निंग कहेंगे, अधिगम कहेंगे। ओके। तो यहाँ पे हम यही बोल रहे हैं कि लर्निंग कैसी है, ये भी आपकी एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूटी पे चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इफेक्टिव टीचर की भूमिका कैसी होती है? एक इफेक्टिव टीचर जो होता है, प्रभावी शिक्षक जो होता है, उसका रोल क्या होता है? रोल ऑफ अ टीचर। रोल ऑफ अ टीचर आपके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के तौर पे हम देख सकते हैं कि हिंदी टीचर है, इंग्लिश टीचर है, सोशल साइंस का टीचर है, उसकी क्या भूमिका रहती है? तो टीचर की हमेशा एक भूमिका रहती है कि आप बच्चे को क्या करोगे? गाइड
करोगे, यानी कि उसका मार्गदर्शन करोगे जहां जहां पर उसको जरूरत है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फैसिलिटेटर करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे। ओके, आप कोई कंट्रोल नहीं करोगे, कोई तानाशाही नहीं करोगे, कोई एग्जामिनर नहीं बनोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कौन प्रभावित करता है? देखो ये हिंदी में नहीं है, लेकिन आपकी जो आप बोलते हो ना व्हाट्सएप लैंग्वेज, आप वहाँ पे इंग्लिश में टाइप करते हो ना, वैसी वाली लैंग्वेज पे आपको यहाँ पे जो है ये हिंदी में क्वेश्चन दिया है। इंग्लिश वालों के लिए बिल्कुल सही है, और आप ऊपर आराम से पढ़ सकते हो, इतना मुझे पता है, सभी इसी लैंग्वेज का यूज़ करते हो आप। ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है, शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है, उसको कौन प्रभावित करता है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो किसके थ्रू जो है ये प्रभावित होती है? आपकी एनवायरनमेंट की वजह से, एग्जाम की वजह से, बुक की वजह से, टेक्स्ट बुक, या फिर टाइम टेबल की वजह से। ओनली वाले पॉइंट को हम हमेशा जो है वो नेगेटिव पॉइंट मान के चलते हैं, इसीलिए उसको तो हम नहीं कहेंगे। ठीक है, तो जो आपका वातावरण है, अगर आपका एनवायरनमेंट है, मान लो बहुत ही शोर शराबे वाला जो है वो माहौल है, या लड़ाई झगड़े वाला माहौल है, तो वहाँ पे आप नहीं सीख पाओगे किसी चीज़ को, डिस्टर्बेंस आपको क्रिएट होगी। और अगर अच्छा एनवायरनमेंट है, आप जल्दी सीखोगे, शांति वाला माहौल है, आप जल्दी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, किसी चीज़ को सीखोगे, किसी चीज़ की लर्निंग करोगे। तो हमारा जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी। नेक्स्ट है, पेडागोजी का फोकस किस पर होता है? पेडागोजी का फोकस हमने ये क्वेश्चन जो है कुछ अलग तरीके से पहले भी डिस्कस किया था। पेडागोजी में हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि बच्चों को समझने से रिलेटेड है, अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द चाइल्ड को हम क्या कहेंगे यहाँ पे? पेडागोजी मतलब था उसका। तो इसका फोकस किस पे होता है? तो पेडागोजी का फोकस होता है कि हम बच्चे की को कैसे पढ़ाएं, हाउ टू टीच अ चाइल्ड, कि बच्चे को कैसे पढ़ाएं, उसकी कौन सी मतलब उसकी नीड को ध्यान पे रखते हुए हम वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट को ध्यान पे रखते हुए पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्वायरी बेस्ड। अब इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? खोज आधारित शिक्षण हम इसे कहेंगे, यानी कि खोज कर रहे हो आप, है ना, प्रोजेक्ट करते हो ना, तो प्रोजेक्ट में भी आपकी इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग चलती है। आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो कंटिन्यूटी पे, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हो रही है। तो किस स्किल को विकसित करता है आपका इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग? तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग डेवलप्स, ये डेवलप करता है किस चीज को? क्रिटिकल थिंकिंग को, रोट मेमोरी को, फियर को, पोजेसिवनेस को, पैसिवनेस को, नॉट अ पोजेसिव, ठीक है, पैसिवनेस को। पैसिवनेस का मतलब होता है जहां पे बच्चे का रोल नहीं होता, बच्चा चुपचाप बैठा है, उसकी कोई बात नहीं सुन रहा है, टीचर एक्टिव है, उसको बोलेंगे पैसिवनेस। क्रिटिकल थिंकिंग होता है जहां पर आप अपना दिमाग यूज कर रहे हो, समस्या का समाधान निकाल रहे हो, आलोचना कर रहे हो, सोच रहे हो, चिंतन कर रहे हो, थिंकिंग कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को विकसित करती है, ना कि प्रभावित हम बोलेंगे, उसकी वजह से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे पूछा गया था। आपको पता है असेसमेंट का मतलब क्या होता है? इसे हम क्या कहेंगे? आकलन कहेंगे। तो तीन टर्म्स आती हैं यहाँ पे जो आपको पता होनी चाहिए। एक आपके पास मेजरमेंट है, असेसमेंट है, इवैल्यूएशन है। मेजरमेंट में जैसे आपने जो है 100 में से जो है वो मान लो कि आपने जो है 80 मार्क्स ले लिए, तो जो नंबर की फॉर्म पे है, मेजरमेंट की फॉर्म पे, जिसको हम मेजर कर पा रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? मेजरमेंट कहेंगे, है ना। दूसरा आता है आपके पास आकलन। आपको आपकी असेसमेंट की जा रही है कि कहाँ कहाँ पर कमी है, उस कमी को सुधारना है हमें। लेकिन वो कमी कैसे पता चलती है? जब आपका आकलन होता है। ठीक है, इवैल्यूएशन क्या होती है? इवैल्यूएशन है आपकी इन दोनों चीज़ों का जो मिक्सचर होता है। अब आपको लास्ट में जज किया जाता है। जब आपने फाइनल पेपर देखे हैं, आपने कि आपको फाइनल में पेपर दे रहे हो आप, उसके बाद जजमेंट लगाई जाती है कि आपकी क्लास की परफॉर्मेंस को भी देखा, असेसमेंट को भी देखा, आपके नंबर को भी देखा, फिर आपके जो जजमेंट वाला पॉइंट आता है उसको हमने बोला इवैल्यूएशन हुई है आपकी लास्ट में एग्जाम की फॉर्म पे। ठीक है, तो ये आपको तीनों चीज़ें पता चल गई। अब इसमें है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ये इसका मतलब क्या होता है? तो असेसमेंट फॉर से आपने यहाँ पे याद रखना, फॉर मीन्स फॉर्मेटिव आपका करेक्ट आंसर होगा। और फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? जहाँ पे छोटे छोटे बीच बीच में जो टेस्ट लिए जाते हैं, ओरल टेस्ट है, रिटन टेस्ट है, 10 से 20 मार्क्स के, 40 मार्क्स से कम कम के, उसको हम फॉर्मेटिव टेस्ट कहेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। और जो साल के लास्ट में होते हैं या साल के 6-6 महीनों के गैप पे होते हैं, उसे सबमिटिव टेस्ट कहेंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग प्रोफिशिएंसी का विकास किससे होता है?
टीचिंग प्रोफिशिएंसी इम्प्रूव्स थ्रू। अब हमने बोला था ना टीचिंग प्रोफिशिएंसी मीन्स आप कम्युनिकेशन का स्किल डेवलप कर रहे हो, उसको हमने टीचिंग प्रोफिशिएंसी के उस पर रखा था। तो ये इम्प्रूव होती है किसके थ्रू? जब आप ट्रेनिंग लेते हो, फियर के थ्रू, प्रेशर के थ्रू, पनिशमेंट के थ्रू, तीनों आपके नेगेटिव वर्ड है। जब ट्रेनिंग होगी तभी आपकी टीचिंग प्रोफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है, बेस्ट पेडागोजी कौन सी होती है? तो हमने क्या बोला था, पेडागोजी में बच्चे को ध्यान पे रखा जाता है कि कैसे पढ़ाया जाए, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो इसमें टीचर सेंटर्ड पर ज़्यादा फोकस होता है, बेस्ट पेडागोजी होती है जहाँ पे बच्चे को आधार मानकर चीज़ें चलती हैं। अच्छा, यहाँ पे टीचर सेंटर्ड, टीचर नहीं होगा, लर्नर सेंटर्ड है, शिक्षक नहीं, विद्यार्थी, स्टूडेंट सेंटर्ड की बात कर रहे हैं, टीचर नहीं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैंने टीचर सेंटर्ड बोला है तो सॉरी, बट मैंने यहाँ पे बच्चे के अकॉर्डिंग बात की थी, इंटरेस्ट को देखते हुए कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चे को कैसे पढ़ाना है, उस चीज़ के ऊपर है। तो ये सारा जो है वो बच्चे को ध्यान पे रखते हुए हम बात करेंगे, लर्नर सेंटर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, करिकुलम इंटीग्रेशन की चीज़ को रोकता है। अब हम बोलते हैं कि करिकुलम को इंटीग्रेट करो, सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ में रिलेट करके रखो। करिकुलम इंटीग्रेशन अवॉइड, ये किस चीज़ को अवॉइड करती है? इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ना, तो जोड़ोगे तो हमें क्लैरिटी मिलेगी, कोऑर्डिनेशन भी होगा, इंटरेस्ट भी होगा, सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ये अवॉइड करता है तोड़ने को, यानी कि विखंडन या फ्रेगमेंटेशन को अवॉइड करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, टीचिंग एड किस चीज़ को उत्तेजित करते हैं? अब आप लोगों के सामने जो है वो टीएलएम है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ये ऑडियो भी हो सकते हैं, ये आपके वीडियो भी हो सकते हैं, ऑडियो वीडियो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑडियो का मतलब है जहाँ पर आप सिर्फ सुन रहे हो, वीडियो का मतलब है देख रहे हो, ऑडियो वीडियो जहाँ पे आप दोनों देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो। तो आपके टीचिंग एड क्यों होते हैं, क्यों हम टीचिंग एड का यूज़ करते हैं, टीएलएम का यूज़ करते हैं? ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़े। तो टीचिंग एड जो है उत्तेजित करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं आपके इंटरेस्ट को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्वायरी बेस्ड पेडागोजी का उद्देश्य क्या होता है? हम बोल रहे हैं कि इंक्वायरी बेस्ड पेडागोजी, इंक्वायरी मतलब खोज आधारित पेडागोजी के बारे में बात करें, इसका उद्देश्य क्या है? ये टीचर सेंटर्ड होती है, डेवलपिंग क्वेश्चनिंग एबिलिटी को डेवलप करती है, रोट लर्निंग को जो है डेवलप करेगी। तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। हमने पहले भी पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था, इंक्वायरी बेस्ड का मतलब है जहाँ पे खोजबीन हो रही है, क्वेश्चनिंग कर रहे हो आप ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपके प्रश्न पूछने की एबिलिटी, चीज़ों को सॉल्व करने की एबिलिटी यहाँ से विकसित होती है। नेक्स्ट है, आईसीटी का यूज़ अधिगम को कैसे बनाता है? आप आईसीटी का यूज़ कर रहे हो, लर्निंग क्या हो जाएगी उससे? तो लर्निंग उससे इंटरेस्टिंग होगी, यानी कि अंतः क्रियात्मक होगी, इंटरेक्टिव हो जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पेडागोजिक प्रैक्टिस का संबंध किससे होता है? पेडागोजिक प्रैक्टिस इज रिलेटेड टू, तो हमने बोला था बच्चे से रिलेटेड है। अगर बच्चे से रिलेटेड है तो हम बोल रहे हैं कि उनको कैसे पढ़ाया जाए, यानी ओनली वाला हमेशा गलत हम बोलते हैं। तो यहाँ पे शिक्षण की विधियाँ, आप कौन सी विधि का यूज़ करोगे, कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करोगे, उस चीज़ के बारे में कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, किस मेथड के थ्रू पढ़ाया जाए, यही हमारा पेडागोजी से रिलेटेड पॉइंट आता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, लर्नर ऑटोनॉमी का अर्थ क्या है? ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम बात करें, ऑटोनॉमी का मतलब है स्वायत्त, यानी कि खुद की हम बात करते हैं। तो लर्नर ऑटोनॉमी का अर्थ क्या है? लर्नर ऑटोनॉमी मीन्स शिक्षक पर निर्भरता, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता। आगे देख लेते हैं, वैसे भी हमें सही लग रहा है, अनुशासनहीनता या पाठ्यक्रम को त्यागना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वायत्ता यानी कि खुद का। तो लर्नर ऑटोनॉमी है, आपके अंदर खुद के अंदर जो है निर्णय लेने की क्षमता है, उसको हम लर्निंग ऑटोनॉमी कहेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग प्रोफिशिएंसी का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है? ये बोला जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टीचिंग प्रोफिशिएंसी। अब टीचिंग प्रोफिशिएंसी किसकी बात कर रहे हैं? टीचिंग प्रोफिशिएंसी में सब्जेक्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए, किसी भी आपने किसी भी शिक्षण में दक्षता हासिल करनी है ना, प्रोफिशिएंसी चाहिए आपको। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? आपको सब्जेक्ट की नॉलेज चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आपको क्लासरूम मैनेजमेंट आना चाहिए, या सारी चीज़ें होनी चाहिए? तो सारी चीज़ें हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अनुसार ज्ञान कैसे मिलता है? अब कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का मतलब क्या होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, रचनावादी दृष्टिकोण कहेंगे, ठीक है। तो रचनावादी का मतलब है जहां पर आप चीज़ों को क्रिएट करते हो खुद से, आप एक्टिव बिल्डर होते हो किसी चीज़ के, आप खुद से चीज़ों की रचना करते हो, क्रिएट करते हो।
तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अनुसार ज्ञान किससे मिलता है? अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच नॉलेज इज, तो नॉलेज जो है वो बच्चा खुद से क्रिएट करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, आईसीटी के माध्यम से कौन सा लर्निंग मोड संभव है? विच लर्निंग मोड इज पॉसिबल थ्रू आईसीटी? तो आईसीटी के माध्यम से हम क्या यहाँ पे बात करते हैं? आईसीटी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग हो जाएगी, या मिश्रित अधिगम होता है, कुछ आप बुक्स पढ़ रहे हो, कुछ वहाँ से पढ़ रहे हो, डिस्टेंस लर्निंग होती है एक टाइप की, सारी हो जाएंगे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग में रिफ्लेक्शन का क्या रोल होता है? बोलते हैं ना, रिफ्लेक्ट हो रही है, सारी चीज़ें सामने आ रही है, तो आप उससे जब रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं तो आपको क्या होता है? आपकी समझ वहाँ से बार बार रिफ्लेक्ट होती है। हम बोलते हैं ना, कोई हमें हमने जो है वो एक्सीडेंट देखा था, हमारी आंखों के आगे बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है वो चीज़। वैसे ही आपने किसी चीज़ के बारे में समझा, सीखा, और वो बार बार रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि वो डीप होती जाएगी हमारे दिमाग में, माइंड में। तो समझ को गहरा करना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का कौन सा चरण जो है इवैल्यूएशन से संबंधित है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो किससे रिलेटेड? इवैल्यूएशन से। जहां पर इवैल्यूएशन होती है, आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज रिलेटेड टू इवैल्यूएशन। ऑब्वियसली आपका मूल्यांकन ही होगा, जहां पे आप इवैल्यूएट कर रहे हो, यही आपका मूल्यांकन से संबंधित है। ये तो आपको यहीं से डायरेक्ट पता चल रहा था। नेक्स्ट, लर्निंग मेथड का अंतिम चरण क्या होता है? लास्ट स्टेप ऑफ इंक्वायरी मेथड इज, जब आप इंक्वायरी करते हो किसी चीज़ की, खोज करते हो, तो लास्ट में क्या किया जाता है? खोज के बाद जो है कंक्लूड किया जाता है उस चीज़ को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेडागोजी अक्रॉस द करिकुलम किस बात पर जोर देती है? पेडागोजी अक्रॉस द करिकुलम एम्फेसिस ऑन, तो ये एम्फेसिस करती है सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करने पे, सेपरेट करने पे, एग्जाम पे, या टेक्स्ट बुक पे। तो पेडागोजी जो है करिकुलम को लेके बात करती है कि करिकुलम कैसा होना चाहिए आपके पास, वो आपका इंटीग्रेट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, ताकि इंटरेस्टेड हो सके वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट है, आईसीटी से कौन सा असेसमेंट अधिक प्रभावी होता है? विच असेसमेंट इज मोर इफेक्टिव विद आईसीटी? तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव आपका डायग्नोस्टिक हो सकती है, फॉर्मेटिव। डायग्नोस्टिक क्या होता है? डायग्नोस्टिक होता है आपको जो है वो आपके पढ़ाई में मार्क्स अच्छे नहीं आए, आपको डायग्नोज किया जाएगा, रीज़न को समझने की कोशिश की जाएगी कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। जैसे डॉक्टर डायग्नोज करता है, उसको हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट बोलेंगे। फॉर्मेटिव क्या है? जो छोटे छोटे टेस्ट लिए जाते हैं उसकी बात करें। समेटिव क्या है? समेटिव होता है जो आपका लास्ट में होता है, साल के एंड में पेपर आपके लिए जाते हैं, उसको समेटिव बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आईसीटी से कौन सा अधिगम सबसे प्रभावी होता है? ये सभी के सभी आप आईसीटी के माध्यम से प्रभावी बना सकते हो। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, टीचिंग प्रोफिशिएंसी का संबंध किससे नहीं है? टीचिंग प्रोफिशिएंसी आपको लेसन प्लानिंग करनी होगी, उसकी टीचिंग मेथड आपको यूज़ करना है, लर्नर का इंटरेस्ट पे ध्यान रखना है। पनिशमेंट नेगेटिव वर्ड है, तो ये नहीं होगा, बाकी सारी होंगी आपकी टीचिंग प्रोफिशिएंसी के अंदर। कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी कि कोलैब करना, सहयोग के माध्यम से सीखना, तो उसका क्या बेनिफिट होता है? सहयोग से सीख रहे हो ना, तो आपके अंदर जो है सोशल स्किल्स डेवलप होंगी, कंपटीशन डेवलप होगा, डिपेंडेंसी किसी के ऊपर निर्भर होगे वो बढ़ेगा, या कन्फ्यूजन। तो ऑब्वियसली जब आप लोगों के साथ में इकट्ठे मतलब कहीं पर सीख रहे हो ना सहयोग के साथ में, तो सामाजिक कौशल का विकास होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लर्निंग प्रोसेस का कौन सा तत्व मोटिवेशन से जुड़ा है? विच एलिमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस इज लिंक्ड टू मोटिवेशन? तो कौन सा है? तो पनिशमेंट, इंटरेस्ट, फियर, या फिर आपका प्रेशर। तो लर्निंग की प्रोसेस में आपका इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, आईसीटी का उपयोग शिक्षक को किस रूप में बदलता है? आईसीटी चेंजेस द रोल ऑफ टीचर इनटू, तो टीचर का रोल किस में चेंज करता है? एक सूचनादाता होता है, मार्गदर्शक होता है, कंट्रोलर होता है, या फिर सुपरवाइजर होता है, मार्गदर्शक होता है। आईसीटी जो है वो टीचर का रोल जो है, रोल ऑफ अ टीचर का फैसिलिटेटर में चेंज कर देता है। नेक्स्ट है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? रोल ऑफ अ टीचर, अगर वो इंक्वायरी बेस्ड लर्नर है तो उसमें आप क्या करोगे? उसको उसको जो है वो इंस्ट्रक्ट करोगे, उसको जो है वो मार्गदर्शन करोगे, उसको आंसर करोगे या कंट्रोल करोगे, क्या करोगे आप? किसकी बात हो रही है? रोल ऑफ अ टीचर इन इंक्वायरी बेस्ड। इंक्वायरी में होता है आप उसको गाइड करोगे। टीचर का रोल ही क्या है? टीचर का रोल है गाइड करने का, है ना, फैसिलिटेटर की तरह। तो वो मार्गदर्शक करेगा, सिर्फ उतना होगा, और आपने कुछ नहीं करना है, उसको डायरेक्ट नहीं बताना है, आपने कोई हेल्प नहीं करनी है, सिर्फ गाइड करना है उसको थोड़ी थोड़ी जहाँ पे उसको ज़रूरत लग रही है।
नेक्स्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का कौन सा सिद्धांत स्टूडेंट सेंटर्ड है। स्टूडेंट सेंटर्ड जहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है वहीं पर आपका जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड हो जाएगी प्रोसेस। क्रिया आधारित शिक्षण को ही हम कहेंगे, बच्चा क्रिया के माध्यम से चीज़ों को सीखता है। आईसीटी हेल्प्स डेवलप विच नॉलेज। आईसीटी कौन सी नॉलेज को डेवलप करने के लिए, आपकी फैक्ट से संबंधित नॉलेज करनी है, विचारों से कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को करना है, प्रोसीजरल नॉलेज को करना है, सभी के लिए हेल्प करता है आपका आईसीटी। नेक्स्ट है इफेक्टिव पेडागोजी का लक्षण क्या है। हम बोलते हैं कि ये इफेक्टिव पेडागोजी है, तो इफेक्टिव पेडागोजी वो होती है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है, रिजिडिटी यूनिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग किस अप्रोच से संबंधित है। तो लर्निंग बाय डूइंग कहाँ पे होती है, जहां पर रचनावादिता होती है, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म होता है। ठीक है, हमने जो है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट किसको कहा है, ये आप लोगों ने जो है मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना है। और 91 का आपने आंसर करके करना है कि 91 का ये होगा, ताकि मैं बाद में देख सकूं कि आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर किया है। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है वो किसको कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीटी का उपयोग शिक्षा को कैसे बनाता है। आईसीटी मेक्स एजुकेशन। तो आईसीटी जो है एजुकेशन को ग्लोबल बनाती है, वैश्विक बनाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है पेडागोजिक कंटेंट नॉलेज का कॉन्सेप्ट किसने दिया। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ पेडागोजिक कंटेंट नॉलेज। तो ये पेडागोजिक कंटेंट का किसने दिया है, शुल्मन ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट है इंक्वायरी मेथड का कौन सा चरण जो है वो डाटा कलेक्शन से संबंधित है। विच मेथड ऑफ इंक्वायरी मेथड इज रिलेटेड टू डाटा कलेक्शन। तो डाटा कलेक्ट करना है जहां पे आप प्रयोग कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। जब एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसी टाइम पे आप डाटा को कलेक्ट करोगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन टीचिंग प्रोफिशिएंसी का मूल उद्देश्य क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग प्रोफिशिएंसी इज। आप उसमें सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हो, आप जो एंड्यूरिंग इफेक्टिव लर्निंग को सुनिश्चित कर रहे हो, सिर्फ एग्जाम के रिजल्ट को देख रहे हो, डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे हो, तो आपका टीचिंग प्रोफिशिएंसी का मतलब है आप इफेक्टिव लर्निंग की तरफ बात कर रहे हो, कौशल सीख रहे हो, दक्षता सीख रहे हो ना, तो जहां से इफेक्टिवनेस आती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम का लक्षण क्या है। हम बोलते हैं कि ये जो है वो लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम है। तो लर्नर सेंटर्ड किससे रिलेटेड है आपके पास, ये इंटरेक्शन से रिलेटेड है, साइलेंस, फियर या वन वे टीचिंग है। तो लर्नर सेंटर्ड यानी कि बच्चे को ध्यान पे रख के की हो रहा है, तो वहाँ पे इंटरेक्शन हो रही है। ऑप्शन ये फीचर वहाँ पे होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आईसीटी का उपयोग कौन सा कॉम्पिटेंसी विकसित करता है। आईसीटी डेवलप विच कॉम्पिटेंसी। आईसीटी से कौन सी किस चीज़ की क्षमता विकसित होती है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी से ये डिजिटल चीज़ों को विकसित करेगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पेडागोजी अक्रॉस द करिकुलम का लाभ क्या है। बेनिफिट ऑफ पेडागोजी अक्रॉस द करिकुलम। तो ये जो है आपके अंदर समग्र विकास के बारे में बात करता है। पेडागोजी अक्रॉस द करिकुलम से ये बेनिफिट है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है यहाँ पे विकसित होती है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन लर्निंग प्रोसेस में फीडबैक का क्या रोल है। रोल ऑफ अ फीडबैक इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अगर आप लर्निंग की प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, आप लर्न कर रहे हो, तो फीडबैक क्या रोल करती है वहाँ पे। आपको फीडबैक जो है वो मोटिवेट करने में, आपको प्रेरित करने में, अभिप्रेरित करने में हेल्प करती है, या इम्प्रूवमेंट भी थी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन। रोल ऑफ अ फीडबैक क्या करता है, इम्प्रूवमेंट करेगा, मोटिवेशन करेगा, या ऑल। तो यहाँ पे देखो एक है, हाँ एरर करेक्शन भी थी, दोनों चीज़ें कर रहा था ना ये। तो आपकी गलतियों को भी सुधार रहे थे, आपके टीचर ने आपकी जो है वो फीडबैक दी आपको, तो उससे आपकी गलतियां भी सुधरेंगी, मोटिवेट भी होंगे आप, इंप्रूवमेंट भी होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी, मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जो है वो पहुंच सके। डेली 7 से 8 बजे के बीच में आप लोगों को क्लास देखने को मिल जाती है। बीच बीच में मैंने जो है वो साइकोलॉजी की क्लासेस के साथ में इंग्लिश की क्लासेस भी रखी होती है आपके लिए। ठीक है, तो जब आपका साइकोलॉजी का सीरीज कंप्लीट हो जाएगा तो पटवारी वाले स्टूडेंट के लिए जो है वो इंग्लिश की सीरीज में वहाँ पे कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं जिन्होंने भी जो है वो पटवारी का एग्जाम फिल किया है। ठीक है, बाकी
एक चीज़ और, बड़े आराम से देखने की ज़रूरत नहीं है इन क्लासेस को कि आप इनको बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे देखिए। आपको पता है आपके राइट हैंड साइड पे जो है एक सेटिंग वाला ऑप्शन आता है, जहाँ से आप स्पीड को ज़्यादा कर सकते हो और जल्दी-जल्दी में, अगर आपकी 30 मिनट की क्लास है, आप 15 मिनट में उसको जो है वो ख़त्म कर सकते हो और ज़्यादा टफ नहीं है। सिर्फ सुनना है कि मैं क्या बोल रही हूँ, आइडिया लगाना है कि ये 4 ऑप्शन हमें दिख रही हैं अगर स्क्रीन पे, अभी हमें आंसर नहीं दिख रहा है, तो इसमें से क्या हो सकता है? उसको लगाओ, मेरी बात को सुनो, बात खत्म और 30 मिनट का काम 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो अपनी प्लेबैक स्पीड वाली जो है ना, उसको बढ़ा देना होता है स्पीड को, ताकि जल्दी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव टीचिंग का अंतिम लक्ष्य क्या है? अल्टीमेट गोल ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग क्या होती है? उसका अंतिम गोल क्या होता है? जब आप जो है वो परीक्षा उत्तीर्ण करते हो या उत्तीर्ण कराना, पासिंग एग्जाम, नॉलेज को ट्रांसफर करना, ज्ञान को आप ट्रांसफर कर रहे हो किसी के अंदर, लाइफ स्किल्स को डेवलप कर रहे हो, जीवन कौशल का विकास कर रहे हो या सिलेबस को खत्म कर रहे हो। तो जब आप टीचिंग का मतलब क्या होता है? टीचिंग क्यों करवाई जा रही है? आप लोगों को टीचिंग करवाई गई क्यों? ताकि आपके अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स डेवलप हो कि आप अपना पेट भर सके, अपने फैमिली को पाल सके, इस तरीके की बात की जाती है ना। तो यानी कि जब डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल हो, जीवन कौशल विकास करने की बात हो, तो वो अल्टीमेट गोल होता है हमारे पास प्रभावी शिक्षण का। तो ये थे आज के हमारे पास जो है वो 100 क्वेश्चन। पिछली फर्स्ट क्लास में 50 क्वेश्चन किए थे, सेकंड क्लास में 50 क्वेश्चन किए थे और यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट जो जो आपके सिलेबस में चीज़ें दी थी, उससे रिलेटेड सारी चीज़ों के ऊपर हमने बात कर ली। ठीक है? यहाँ पे डायग्नोस्टिक, आपको असेसमेंट वाले पॉइंट पे डायग्नोस्टिक का भी पता चल गया, आपकी समेटिव असेसमेंट क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, सारी चीज़ें, और आईसीटी के बारे में हमने पढ़ लिया, करिकुलम से रिलेटेड हमने बात कर ली। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी थी, वो आपने यहाँ पे देख ली। तो अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बाकी हम मिलेंगे अब, नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका साइकोलॉजी का एक और हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।